स्टूडेंट्स, द सोशल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे 7th क्लास का सेकंड टॉपिक का आधा लेसन रह गया था, वो करेंगे। हाफ हमने कर लिया था। लेसन का नाम क्या है? राजा और राज्य, यानी मध्यकाल में नए नए राज्य कैसे विकसित हुए और राजा कैसे बने थे। इसमें हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम करेंगे चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। चोल राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि चोल राज्य कैसे बना था। उरैयूर से तंजावुर तक, ये साउथ के इंडिया के नाम हैं। ये थोड़े से अटपटे लगेंगे ही। वहाँ पर एक चोल राज्य विकसित हुआ था। वो तो उस एक उदाहरण से पूरा बता देंगे कि साउथ में जो भी राज्य विकसित हुए वो इसी के आधार पर और राज्य भी बने थे। तो आज हम पढ़ेंगे चोल राज्य के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़ें। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे इसमें। उरैयूर जगह का नाम है। उरैयूर से तंजावुर तक, यानी उरैयूर से बनना स्टार्ट हुआ है, तंजावुर तक ये चोल राज्य इतना विकसित हुआ है। कैसे विकसित हुआ ये देखते हैं। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। पहले हम कावेरी को ही देख लेते हैं, नहीं फिर पता नहीं चल पाएगा। देखिए, ये है यहाँ पर कावेरी, देखिए साउथ में कावेरी डेल्टा है, और ये रहा चोल। तो इस देखिए, ये रहा उरैयूर, तंजावुर, यानी यहाँ पर इतने बड़े एरिया पर, ये इतना बड़ा एरिया अब दिखा रखा है। ये स्टार्टिंग में इतना बड़ा नहीं था। ये छोटे से एरिया पर इसने शासन करना शुरू किया था। बाद में आसपास लगते हुए और भी जो क्षेत्र थे उन पे इसने बाद में अधिकार कर लिया। ये गंगईकोंड, चोलपुरम, ये नाम आएंगे बाद में, जहाँ पर मंदिर बनवाया था इन्होंने। तंजावुर का मंदिर, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर, उरैयूर, ये 2-4 नाम हैं। ये अच्छी तरह से देख लें, बार बार आएंगे ये। तो ये है चोल का राज्य। क्या थे कावेरी डेल्टा? अभी हमने देखा है। उसमें मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक क्या था? छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी कांचीपुरम मैप में देख लेना, ऐसे याद नहीं रहता। कांचीपुरम में पल्लव, पीछे जो मैप दिखाया था पिछली वीडियो में, उसमें पल्लव, चोल, चेर, पांडे सारे बता दिए थे। तो वो वीडियो देख लेना कि पल्लवों का क्षेत्र कहाँ पर था। वे कांचीपुरम के पल्लव के राजाओं के मातहत थे। मातहत को, इस वर्ड को मैंने अच्छे से डिफाइन किया था। मातहत यानी इनको साउथ में क्या बोलते हैं? सामंतों को ही मातहत बोलते थे। तो वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी सामंत थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इसे डेल्टा पर कब्जा जमाया। किसने चोल वंश का शासन किसने स्थापित किया है? विजयालय ने। इसने मना कर दिया इनको, मुटरियार को अपना मुखिया मानने से। क्या कहा कि हम खुद शासन करेंगे। तो उसको हरा दिया मुटरियार को, और खुद उसने शासन करना शुरू कर दिया। कहाँ पर? कावेरी डेल्टा पर। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निसुम सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो भी राजा बनता था तो वहाँ पे किसानों से और शिल्प वर्ग से, और फिर उनको अपने साथ में लेकर चलता था। बहुत सारे मंदिर बनवाता था। मंदिर के आसपास इतनी बस्ती विकसित हो जाती थी। सब राजा के, यानी अपना शासन को इतना समृद्ध बनाने के लिए वो क्या करता था कि मंदिर भी बनवाता था, ताकि लोग उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। ये एक परंपरा थी। साउथ में मंदिर बहुत बनवाए गए हैं। ये आगे और भी आएंगे। तंजावुर में और निसुम सुदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजयालय ने। याद रखना इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन। इसका हमने क्षेत्र देख लिया था, अभी आगे देखते हैं।
विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया, जिससे उसका क्या हुआ, उनका राज्य मैंने अभी बताया था कि थोड़े से एरिया में ही उरैयूर तंजावुर वहाँ ही इसने शासन करना शुरू किया था, कावेरी डेल्टा में ही। बाद में जो विजयालय जिसने ये शासन स्थापित किया था उसके उत्तराधिकारियों ने क्या किया, पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका क्षेत्रफल और शक्ति दोनों को बढ़ाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन, दक्षिण में है पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। आसपास के जो भी इलाके इनके साथ में लगते थे उनको भी जीत लिया गया। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, ये नाम याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। शासन स्थापित किसने किया है चोल वंश का? विजयालय ने। उसके बाद में कौन आता है? राज प्रथम। ये क्या था? बहुत ही शक्तिशाली चोल शासक था। इसने क्या किया था? 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों पर इसने क्या किया? अपना नियंत्रण किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। देखिए यही क्वेश्चन बन जाएगा कि चोल साम्राज्य जो स्थापित किया था विजयालय ने, उसके प्रशासन का पुनर्गठन किसने किया? तो किसका नाम बताओगे? राज प्रथम। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम। विजयालय हुआ, फिर राज प्रथम हुआ, उसके बाद में राजेंद्र प्रथम हुआ। उसने क्या किया? ने उसकी नीतियों को जारी रखा, यानी राज की नीतियों को भी जारी रखा। आस पड़ोस के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। लेकिन साथ ही साथ उसने क्या किया है? उसने गंगा घाटी, श्रीलंका, गंगा घाटी यानी उत्तर की तरफ श्रीलंका और नीचे की तरफ तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। यही क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए जल सेना किसने बनाई है? ऐसे ही पूछ लेंगे कि चोल वंश में किस राजा ने जल सेना बनाई थी? तो कौन था? राजेंद्र प्रथम। ऐसा चोल वंशीय कौन सा शासक था जिसने श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों पर, दूसरे देशों पर हमला किया? तो किसका नाम आएगा? राजेंद्र प्रथम। यहीं से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? आगे देखिए, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति। इन्होंने राजा बनते ही क्या किए हैं? बहुत सारे भव्य मंदिर बनवाए हैं और कांस्य मूर्ति कला विकसित की है। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से चमत्कार हैं। कौन कौन से? तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। अभी मैंने मैप में दिखाया था, दोनों पास पास ही पड़ते हैं, एक बार फिर देख लें। वहाँ पर क्या बनवाए थे? बहुत अच्छे अच्छे बड़े मंदिर बनवाए थे। नीचे ये दिखाया भी गया है, इसको देख लेना। और मूर्तिकला भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकसित हुई थी। ये देखिए मंदिर, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है। ये देखिए ये कितना अच्छा है। ऊपर से, यहाँ से नीचे से ऊपर होता जाता है, उतना बिल्कुल पतला होता जाता है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, देखिए कितनी अच्छे तरीके से बनाया गया है। इसको आप देख सकते हैं। कहाँ का मंदिर है ये? गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। और इनकी दीवारों पर भी देखिए अलंकृत किया गया है। दीवारें बिल्कुल प्लेन नहीं है, इन पे भी चित्रकारी की गई है। बहुत सारी मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं। ये नाम याद रख लेना कि कौन से शासक ने कौन से मंदिर बनवाए थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। अभी मैंने पीछे बताया ही था कि जो मंदिर बनेगा आसपास क्या होगा, बहुत सारी बस्तियां विकसित हो जाती हैं। वहाँ पे शिल्प का कार्य शुरू हो जाता है क्योंकि मूर्तियाँ बनेंगी। तो ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों के द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। मंदिरों के लिए शासक या फिर अन्य जो भी अमीर लोग थे वो भूमि भी दान दे देते थे। तो वहाँ पर आसपास शिल्प उत्पादन का केंद्र भी बन गए वो।
इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी। मंदिर बनवाने में जितना भी विशेषज्ञ होते थे उनके निर्वाह में खर्च हो जाते थे। जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे, पुरोहित पूजा पाठ करेंगे, मालाहार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि, यानी सारे ही इसके आसपास। इतनी बड़ी बस्ती विकसित हो जाती है वहाँ पर, बहुत बड़ा पूरी व्यवस्था हो जाती है वहाँ पर। यानी शिल्पकार भी रहेंगे, पूजा पाठ करने वाले भी रहेंगे। पूजा पाठ करेंगे तो उसके लिए जो भी चाहिए होती है, जो भी सामग्री चाहिए वो सब बेचने वाले वो भी चाहिएंगे। तो इस तरह से यानी कितने लोग यहाँ पर कमा के खा सकते हैं। तो यहाँ पर भी बस्ती विकसित हो जाती है। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, इसीलिए अकेले पूजा आराधना के स्थान नहीं रहे। वहाँ पर क्या हुआ, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आजकल के बड़े मंदिर आप देख लीजिए, मान ले कहीं पर भी देख लें तो उसके आसपास कितनी दुकानें लग जाती हैं। कोई कुछ बेचने वाला, कोई मूर्ति बेचेगा, कोई सामग्री बेचेगा। तो इस तरह से पूरी बस्ती विकसित हो जाती है। इसलिए वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र बन गए थे। और वहाँ पर साउथ में जो चोल शासन विकसित हुआ था, वहाँ पर कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम चलता था। यानी कांस्य की प्रतिमाएं बहुत सारी बनाई जाती थी। ये संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। देख नीचे दिखावी रखी है, देख लीजिए आप, कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है। इसमें कितनी कलाकारी लगती होगी, इतना डिजाइन, ये भाई इसका गहने वगैरह सब कुछ इतना बनाया गया है। हमने क्या देखा है, चोल वंश का शासन स्थापित कैसे हुआ। उसमें विजय आले था, राजराजा प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था। तो इनके बारे में इसने क्या क्या काम किए थे, इनके बारे में याद रखें। आगे देखिए, कृषि और सिंचाई, यानी कृषि कार्य कैसे होता था यहाँ पर। और कृषि करेंगे तो सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती थी, वो कैसे होता था। चोलों की उपलब्धियाँ कृषि में नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में नीचे देखेंगे बाद में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती। कावेरी नदी हमने देखी थी अभी, तो वहाँ पर वो बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले क्या होती थी, अलग अलग धाराओं में इधर उधर शाखाओं में बढ़ जाती थी। और ये शाखाएं बार बार क्या थी, पानी लेके आती थी उनके, तो किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी, जिससे कि शाखाओं का पानी कृषि, विशेष चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता था। यानी एक धारा कहीं पर लगातार पानी बहता है तो उसके आसपास आप देख लीजिए नमी रहेगी, तो उस नमी में क्या होता था, चावल की खेती कर पाते थे। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। यानी ये कृषि के लिए तो जितना एरिया बढ़ाएंगे तो उसके लिए तो ज़मीन को समतल करना है, जंगलों को साफ करना है, ये चलता रहता था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे। पानी के यानी तटबंध, उसको अगर बाढ़ आ जाती थी तो उसको पानी को रोकने के लिए भी बनाया जाता था। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था, क्योंकि फसलों के लिए ज़रूरी नहीं है कि वर्षा उसी समय पे हो, इसलिए कृत्रिम सिंचाई के लिए भी की भी ज़रूरत पड़ती थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए थे। देखिए आप नीचे देख सकते हैं कैसे बनाया गया है। 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में एक जल द्वार बनाया गया है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी में खेत सींचे जाते थे।
यानी प्रवाह कितना ज़्यादा होगा, कितना ऊपर होगा, कितना कम होगा, इस जलद्वार से पता भी चलता था और पानी को तटबंध भी किया जाता था। आगे देखिए, साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन देखते हैं हम। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे साम्राज्य के प्रशासन में से। जैसे उर, यही क्वेश्चन दे देंगे, उर किसे कहा जाता था? किसानों की बस्तियों को। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गए थे, किसानों की बस्तियां विकसित हो गई थी। किससे? कि खेतों में अच्छी तरह सिंचाई होने लगी थी, तो वो अनाज भी ज़्यादा पैदा होता था, तो इससे वो किसानों की बस्तियां, जिसे क्या कहते थे? उर, वो बहुत ही समृद्ध हो गए थे। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ये ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, इनको ध्यान से देखें। नाडू किसे कहा जाता था? गांव के समूह को। और उर किसे कहा जाता था? किसानों की बस्तियों को। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। प्रशासनिक कार्य, ग्राम परिषद और नाडू। नाडू क्या था? गांव का समूह। इनका कार्य क्या था? न्याय भी गांव में ही कर देते थे और कर वसूलते थे। ये कार्य इनका होता था। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। जो बहुत ही धनी किसान थे, उनको क्या था कि केंद्रीय चोल जो सरकार थी, उनकी देखरेख में नाडू के कामकाज में, नाडू जो गांव का एक समूह होता था, उस पर नियंत्रण किसका था? उन धनी किसानों का होता था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले वेलन या किसान। वेलन किसे कहा गया है? किसान को। जो समृद्ध किसान थे, उनको और भी सम्मान देने के लिए क्या बोलते थे वो? मुवेंद वेलन। ऐसे ही वर्ड दे देंगे बस। मुवेंद वेलन क्या था? कि समृद्ध किसानों को सम्मान देने के लिए मुवेंद वेलन कहा जाता था उनको। और क्या कहा जाता था? अरैयार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी जाती थी। तो राजा, जो सरकार होती थी, चोल सरकार, उनको अपना ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपने अंडर में समृद्ध किसान हुए, शिल्पकार हुए, उनको अपने नियंत्रण में रखेंगे, इसलिए कुछ खास लोगों को अपने अंडर में रखते थे। तो उनको कुछ खुश रखने के लिए उनको कुछ उपाधियाँ दे देते थे, ताकि वो उनके चेले बने रहेंगे, उनका काम होता रहेगा। तो ये तो बहुत सालों पहले ही शुरू हो गया था, जो आजकल हम देख रहे हैं। इस प्रशासन चलाना होता है तो इस तरह के काम चलते हैं। और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। राजकीय पद भी सौंप दिए जाते थे किसी समृद्ध किसान को। भूमि के प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भूमि के प्रकार, ये ज़रूर याद करें, किसी न किसी एग्जाम में बहुत मिलता है, ये देख लेना। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। उनके अभिलेखों में क्या क्या दिया गया? एक तो है वेलन वगाई। वेलन वगाई कौन सी भूमि को बोला जाता था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। जो ब्राह्मण नहीं थे, उन किसानों को जो भूमि दी जाती थी, उसे क्या बोलते थे? वेलन वगाई। ब्रह्मदेय किसे बोलते थे? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। इनके नाम से जोड़कर याद रख लें। ब्राह्मणों को दी गई कौन सी है? ब्राह्मण। सेम लग रहा है। तो ब्रह्मदेय क्या होती थी? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। साला भोग कौन सी भूमि को बोला जाता था? विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। विद्यालयों के लिए जो दान में दी जाती थी, उस भूमि को क्या बोलते थे? साला भोग। पाठशाला से याद रख लें, पाठशाला, विद्यालय। ये इस तरह की चीज़ें ट्रिक से याद रखी जाती हैं, ऐसे रट्टा लगाने से नहीं होगी। कुछ ना कुछ अपने मन में अपने हिसाब से ट्रिक बना लिया करो, ऐसे वर्ड मिलते हैं तब। देवदान, तिरुनमट्टकनी
देवदान, जैसे ये नाम से ही लग रहा है ना, देवताओं को दान दिया। देवता कहाँ रहेंगे? मंदिर में, तो मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, देवदान। या फिर तिनु तिरुनमट्टकनी, ये वर्ड भी मिल सकता है। पल्लीचंदम, ये किसे दिया जाता था? जैन संस्थाओं, जैन धर्म सुना होगा, तो जैन संस्थाओं को जो दान में दी गई भूमि थी उसे क्या बोलते थे? पल्लीचंदम। एक बार तो ये बहुत अजीब लगेंगे नाम, 2-3 बार पढ़ लें, कुछ किसी न किसी ट्रिक से जोड़ के पढ़ लें, फिर अच्छे से याद रहेगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भूमि के प्रकार, इसको जरूर पढ़ें। आगे देखता है, ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्राह्मदेय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान मिलेगी तो वो वहाँ रहेंगे, वहाँ के जो किसान हैं उनके ऊपर अपना वहाँ पर रहेंगे और किसानों से खेती करवाते थे वो। तो कावेरी घाटी और दक्षिण भारत में क्या हुआ? बहुत सारी ब्राह्मणों की बस्ती अस्तित्व में आ गई। प्रत्येक ब्राह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। जो ब्राह्मदेय, जो ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी, उसकी देखरेख क्या होता था? ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा होती थी, वो देखरेख करती थी। ये सभाएं बहुत कुशल पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। यही क्वेश्चन बनेगा नीचे, आप बाद में देखोगे, इन्हीं को ध्यान से पढ़ा करो। जैसे ब्राह्मण भूस्वामियों की क्या होती थी? सभा होती थी, और सभा के जो काम होते थे उनको कहाँ पर, जो भी निर्णय लिया जाता था वो कहाँ पर लिखे होते थे? शिलालेखों में मंदिरों की दीवारों पर लिखा होता था, ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से इन ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। नगरम किसे कहेंगे? व्यापारियों के संघ को, यही शब्द बन जाएंगे क्वेश्चन के रूप में। नगरम यानी व्यापारियों के संघ थे, वो भी शहरों में प्रशासनिक कार्य करते थे। आगे देखिए, तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। ब्राह्मणों की सभा का एक संगठन होता था, वो क्या कहते? सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। सभा एक सभी ब्राह्मण भूस्वामियों की इकट्ठी एक सभा होती थी, उसमें फिर अलग अलग समितियां बना देते थे। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जो भी योग्य सदस्य लगता था, अलग अलग समितियां बनाने के लिए अलग अलग काम बांट दिए जाते थे। जैसे बाग बगीचों का काम कोई और संभालेगा, सिंचाई का काम अलग कोई संभालेगा, मंदिर का काम अलग समिति संभालेगी। तो इन अलग अलग उस सभा में भी अलग अलग समितियां बना दी जाती थी और उनके नाम क्या होते थे? एक ही मिट्टी के बर्तन में डाल दिए जाते थे, टिकट के ऊपर उनके नाम लिख के, और जिनके भी नाम निकलेंगे तो उसको उनका समिति का प्रमुख बना दिया जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री आप खुद कर सकते हैं। इतना काफ़ी हो गया है, क्वेश्चन अगली वीडियो में करवा देंगे। आशा करती हूँ आप सभी को ये लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप ज़रूर देखें। क्वेश्चन अगली वीडियो में डाल देंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।